नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत सुनेंगे अमरकांत जी की एक बहुचर्चित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी डिप्टी कलेक्टरी। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय अमरकांत जी का। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागारा गाँव में 1 जुलाई 1925 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। इसके बाद उन्होंने साहित्यिक सृजन को चुन लिया। बलिया में पढ़ते समय उनका संपर्क स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों से भी हुआ। इसके बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने साहित्यिक जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में किया। आपको वर्ष 2007 में आपके उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और आप देश के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी 2009 में सम्मानित किए गए और 2009 में ही आप व्यास सम्मान से भी सम्मानित किए गए। नई कहानियों के पुरोधा अमरकांत जी की प्रमुख कहानियाँ जिनसे उनको ख्याति प्राप्त हुई वो हैं 1955 ईस्वी में प्रकाशित डिप्टी कलेक्टरी, दूसरी जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियाँ, एक धनी व्यक्ति का बयान आदि आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उपन्यासों में है सूखा पत्ता, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, पराई डाल का पंछी, सुखजीवी, बाद में इसको सुखजीवी नाम से प्रकाशित किया गया, बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पतोहू, आकाश पंछी, इन्हीं हथियारों से, विदा की रात, लहरें, खुदीराम इत्यादि आपके प्रमुख उपन्यास हैं। आपने संस्मरणों में लिखा है कुछ यादें, कुछ बातें और दोस्ती। आपने बाल साहित्य का सृजन किया जिसमें लिखा नेहरू भाई, बानर सेना, खूंटा में दाल है, सुग्गी चाची का गांव, झल्लरू लाल का फैसला, एक स्त्री का सफ़र, मंगरी, बाबू का फैसला आदि। आप हिंदी साहित्य के एक रत्न के समान साहित्यकार थे। अमरकांत जी 17 फरवरी को आपका 2014 में निधन हो गया। तब आप 80 वर्ष के थे। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद्र के बाद यथार्थ धारा के प्रमुख कहानीकार थे अमरकांत। हिंदी साहित्य जगत में अमरकांत को भारत के मैक्सिम गोर्की के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें यह नाम यशपाल ने दिया। अमरकांत प्रेमचंद्र की परंपरा के कथाकार थे। तो ऐसी महान प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व की एक प्रसिद्ध कहानी है डिप्टी कलेक्टरी। तो आइए चलते हैं आपकी कहानी पर। शकलदीप बाबू कहीं 1 घंटे बाद वापस लौटे। घर में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने ओसारे में से अपने कमरे में झांका। कोई भी मुवक्किल नहीं था और मुहर्रिर साहब भी गायब थे। वह भीतर चले गए और अपने कमरे के सामने ओसारे में खड़े होकर बंदर की भांति आंखें मलका कर उन्होंने रसोई घर की ओर देखा। उनकी पत्नी यमुना चौके के पास पीढ़े पर बैठी होंठ पर होंठ दबाए मुंह फुलाए तरकारी काट रही थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास चले गए। उनके मुख पर असाधारण संतोष, विश्वास एवं उत्साह का भाव अंकित था। 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी। बात इस प्रकार आरंभ हुई। शकलदीप बाबू सवेरे दातौन कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में बैठे ही थे कि जमुना ने एक तस्तरी में 2 जलेबियाँ नाश्ते में रख दी। वह बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1 आध मिनट चुप रही, फिर पति के मुख की ओर उड़ती नज़र से देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं। क्या? सिर उठाकर शकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गई। जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्टरी की बहुत सी जगहें हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। शकलदीप बाबू का बड़ा लड़का घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता था। उम्र उसकी लगभग 24 वर्ष थी। पिछले 3-4 साल से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने के बाद MLA के लोगों के दरवाजे के चक्कर लगाने तथा और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिली। 2 बार डिप्टी कलेक्टरी के इम्तिहान में बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य अब उससे एक अवसर और मिलना था जिसको वह छोड़ना नहीं चाहता था। उसे विश्वास था कहीं चूँकि जगह काफ़ी हैं और अब की बार वह जी जान से परिश्रम करेगा, इसीलिए संभव है कि वह ले लिया जाए। शकलदीप बाबू मुख्तार थे, लेकिन इधर 1.5-2 साल से मुख्तार की गाड़ी उनके चलाए न चलती थी। बुढ़ौती के कारण उनकी आवाज़ में वह तड़प नहीं थी, न ही शरीर में वह तूफान और न ही चाल में वह अकड़। इसलिए मुवक्किल उनके यहाँ काम
के लिए कम ही पहुँचते थे, कुछ तो आकर भी भड़क जाते। इस हालत में वह राम नाम लेकर कचहरी जाते, अक्सर कुछ पा जाते जिससे 2 जून का चूल्हा चौका चल जाता। जमुना की बात सुनकर एकदम बिगड़ गए। क्रोध से उनका मुंह विकृत हो गया और वह सिर को झटकते हुए कटाह कुकुर की भांति बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। तुम लोग मेरी जान के ऊपर तुले हुए हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जमुना कुछ न बोली, क्योंकि वह जानती थी पति का क्रोध करना स्वाभाविक है। सकल दीप बाबू 1-2 क्षण चुप रहे, फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते हुए बोले, फिर इसकी क्या गारंटी है कि इस दफे बाबू साहब ले ही लिए जाएंगे? मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टर में कौन पूछता है? आप में क्या खूबी है साहब, आप डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे। 3rd क्लास बीए हैं आप, 24 घंटे मटर गश्ती करते हैं, रात दिन सिगरेट आप फूकते हैं। आप में कौन से सुर्ख के पर लगे हैं? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। फिर करम की बात होती है भाई, समझ लो तुम्हारे करम में नौकरी लिखी नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर काशी सेवेंगे तो हड़िया कौन चाटेगा? डिप्टी कलेक्टरी। सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी के नाम से ही मुझे घृणा हो गई है। और होंठ बिचका लिए। जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया, ऐसी कुभाषा मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारे लड़के में दोष ही कौन सा है? लाखों में एक है, सब्र की सौधार। मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ जरूर ले लिए जाएंगे। फिर पहली भूख प्यास का लड़का है, माँ बाप का सुख तो जानता ही नहीं, इतना भी नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। यूँ ही नामालूम क्यों उदास रहता है, ठीक से खाते पीते भी नहीं, ठीक से बोलते भी नहीं, पहले की तरह गाते गुनगुनाते भी नहीं। ना मालूम मेरे लाडले को क्या हो गया है। अंत में उनका गला भर आया और वह दूसरी मुँह करके आंखों के आंसू रोकने का प्रयास करने लगी। जमुना को रोते देख शकलदीप बाबू आपे से बाहर हो गए। क्रोध तथा व्यंग से मुंह चुराते हुए बोले, लड़का है तो लेकर चाटो, सारे खुराफात की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। मुझे जिंदा रहने देना चाहती हो? जिस दिन मेरी जान निकलेगी तभी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। वह हाँफने लगे। उन्होंने जमुना पर निर्दयतापूर्वक ऐसा जबरन आरोप किया और ज़बरदस्त आरोप किया कि वह सह न सकी। रोती हुई बोली, अच्छी बात है, मैं सारे खुराफात की जड़ हूँ। मैं कमीनी की बच्ची जो आज से कोई बात। रुलाई के मारे वह आगे न बोल सकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सकलदीप बाबू बोले कुछ नहीं, बल्कि वहीं बैठे रहे। मुंह उनका तना हुआ था और गर्दन टेढ़ी हो गई। 1-8 मिनट उसी तरह बैठे रहने के पश्चात जमीन पर पड़े अखबार के एक पुराने टुकड़े को उठाकर इस तल्लीनता से पढ़ने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगभग 15-20 मिनट तक उसे उसी तरह पढ़ते रहे। फिर अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने लुंगी की तरह लिपटी धोती खोलकर ठीक से पहन लिया और ऊपर से अपना पारसी कोट डाल लिया जो कुछ मैला हो गया था और जिसमें 2 चिप्पियाँ लगी हुई थी, और पुराना पंप शू पहन हाथ में छड़ी ले 1-2 बार खास कर बाहर निकल गए। पति की बात से यमुना का हृदय गहरा आघात से दुखी था। सकलदीप बाबू को बाहर जाते हुए उन्होंने देखा, पर वह बोली कुछ नहीं। मुंह फुलाए चुपचाप घर के अटरम पटरम काम करती रही। 1 घंटे बाद भी जब सकलदीप बाबू बाहर से लौटे, उसके पास आकर खड़े हो गए, तब भी वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप तरकारी काटती रही। सकलदीप बाबू ने खास कर कहा, सुनती हो, यह 150 रुपये रख लो। 100 रुपये करीब बबुआ की फीस में लगेंगे और 50 रुपये अलग से रख देना, कोई और काम न पड़े। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपए तो अवश्य ले लिए, पर अभी भी कुछ बोली नहीं। लेकिन शकलदीप बाबू अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक आवाज़ में कहा, 100 रुपये बबुआ को दे देना, आज ही फीस भेज देंगे। होंगे, जरूर होंगे बबुआ डिप्टी कलेक्टर अवश्य हो जाएंगे। कोई कारण ही नहीं कि वह ना हो। लड़के के जहन में कोई खराबी थोड़ी ना है। राम राम, चिंता की कोई बात नहीं। नारायण जी इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। जमुना अब भी चुप थी और रुपयों को ट्रंक में रखने के लिए उठकर अपने कमरे में चली गई। सकलदीप बाबू अपने कमरे की ओर लौट पड़े। कुछ दूर जाकर फिर घूमे। जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपए बंद करते हुए देखते रहे। बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं नहीं, सारी खुराफात की जड़ मैं हूँ और कोई नहीं। 1-2 क्षण वह खड़े रहे, लेकिन तब भी जमुना ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कमरे से बाहर आकर कपड़े उतारने लगे। नारायण ने उसी दिन डिप्टी कलेक्टर की फीस फॉर्म भेज दिया। दूसरे दिन आदत के खिलाफ प्रातःकाल ही सकलदीप बाबू की नींद उचट गई। वह हड़बड़ाकर आंख मलते हुए उठ खड़े हुए और बाहर ओसारे में आकर चारों ओर देखने लगे।
घर के सभी लोग निद्रा में निमग्न थे। सोए हुए लोगों की सांसों की आवाज़ें और मच्छरों की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बाहर के कमरे से धीमी रोशनी आ रही थी। सकलदीप बाबू चौंक पड़े और पैरों को दबाए कमरे की ओर बढ़ गए। उनकी उम्र 50 के लगभग होगी। वह गोरे नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का जाल बुना हुआ था। उनकी बाहें तथा गर्दन पर चमड़े झूल रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने पंजे के बल खड़े हो होंठ दबाकर कमरे के अंदर झांका। उनका लड़का नारायण मेज पर रखी लालटेन के सामने सिर झुकाए ध्यानपूर्वक कुछ पढ़ रहा था। सकलदीप बाबू कुछ देर आंखों को आश्चर्य से फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे, जैसे किसी आनंदमयी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। फिर वह चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने उसारे के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्सुकता से निहारने लगे। उनकी आदत 6 साढ़े 6 बजे से पहले उठने की नहीं थी, लेकिन आज उठ गए। मन अप्रसन्न नहीं हुआ। आसमान में तारे अभी चटक दिखाई दे रहे थे और बाहर के पेड़ों को हिलाती हुई और खपड़े को स्पर्श करके आंगन में ना मालूम किस दिशा से आती जाती हवा उनको आनंदित एवं उत्साहित कर रही थी। वह पुनः मुस्कुरा पड़े और उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, चलो अच्छा ही है। और अचानक उनमें ना मालूम कहाँ का उत्साह आ गया। उन्होंने उसी समय दातून कर दिया। इन कार्यों से निपटने के बाद अंधेरा ही रहा तो बाल्टी में पानी भरा और गुसल खाने में जाकर स्नान करने लगे। स्नान के बाद उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी तथा मन में एक अवर्णनीय उत्साह था। यद्यपि उन्होंने अपने सभी कार्य चुपचाप करने की कोशिश की, तो भी देह दुर्बल होने के कारण कुछ खटपट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी की नींद खुल गई। जमुना तो पहले चोर ओर का संदेह कर रही थी, लेकिन उसने झटपट आकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। सकलदीप बाबू आंगन में खड़े खड़े आकाश को निहार रहे थे। जमुना ने चिंतातुर स्वर में कहा, इतनी जल्दी स्नान की क्या जरूरत थी? इतने सवेरे तो आप कभी नहीं उठते। कुछ हो हवा गया तो? सकलदेव बाबू झेप गए। झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ाई कर रहे हैं। जमुना बिगड़ गई। धीरे धीरे क्यों बोलूं? इसी लक्षण से पर साल बीमारी पड़ जाया गया था। सकलदीप बाबू को आशंका हुई कि इस तरह बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगा, शोर शराबा होगा, इसीलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे घूम पड़े और अपने कमरे में आकर लालटेन जलाकर चुपचाप रामायण पढ़ने लगे। पूजा समाप्त करके जब उठे तो उजाला हो गया था। वह कमरे से बाहर निकल आए। घर के बड़े लोग तो जाग गए थे, पर बच्चे अभी तक सोए हुए थे। जमुना भंडार घर में कुछ खटर पटर कर रही थी। सकलदीप बाबू ताड़ गए और भंडार घर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। कमर पर दोनों हाथ रख कुतूहल के साथ पत्नी को कुंडे में से चावल निकालते हुए देख रहे थे। कुछ देर पश्चात उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होता क्या? और झेप कर मुस्कुराए। सकलदीप बाबू इससे पूर्व सदा राधा स्वामियों पर बिगड़ते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना करते थे। इसको लेकर औरतों में कभी रोना पीटना तक भी हो जाया करता था। इसीलिए आज भी जब सकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की तो जमुना ने समझा कि वह व्यंग कर रहे हैं। उसने उत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब? हमको तो नरक में ही जाना है। जिनको सरक जाना वह करें पूजा पाठ। अरे लो, बिगड़ गई। शकील बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए झट बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बड़ी गलती पर था। राधा स्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता है। जमुना को राधा स्वामी को देवता कहना बुरा लगा और वह तिनक कर बोली, राधा स्वामी को देवता कहते हैं? अरे वह तो परम पिता परमेश्वर हैं। उनका लोक सबसे ऊपर है। उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु और महेश के लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पूजा पाठ भी करोगी? सुनते हैं सच्चे मन से राधा स्वामी की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सकलदीप बाबू उत्तर देकर कांपते होठों से मुस्कुराने लगे। जमुना ने पुनः भूल सुधार किया, इसमें दिखाना थोड़ी होता है। मन में नाम ले लिया जाता है, सभी मनोरथ बन जाते हैं और मरने के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। सकलदीप बाबू ने उत्साह से कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जरा और सवेरे उठकर नाम ले लिया करो। सुबह नहाने से दिन भर तबीयत साफ रहती है। कल से तुम भी शुरू कर देना। मैं तो अभागा था कि मेरी आंख आज तक बंद रही। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उनको भय हुआ कि कहीं जमुना उनके प्रस्ताव का विरोध न करे, इसीलिए इतना कहने के बाद वो पीछे घूमकर खिसक गए, लेकिन अचानक कुछ याद करके लौट पड़े। पास आकर उन्होंने पत्नी से मुस्कुराते पूछा, बबुआ के लिए नाश्ते में क्या इंतजाम करोगी? जो रोज होता है वही होगा, और क्या? उदासीनता से जमुना ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन आज हलवा क्यों नहीं बना देती? घर का बना सामान अच्छा होता है। और कुछ मेवे मंगा लो। हलवे के लिए घी नहीं है। फिर इतने पैसे कहाँ हैं? जमुना ने मजबूरी जाहिर की। 50 रुपये तो बचे हैं ना, उनमें से खर्च करो। अन्न जल का शरीर
लड़के को ठीक से खाने पीने को ना मिलेगा तो वह इम्तहान क्या देगा। रुपए की चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ ना। इतना कह सकलदीप बाबू ने ठहाका लगाकर हंस दिया। वहाँ से हटने से पूर्व पत्नी को यह हिदायत देते हुए गए, और हाँ, एक बात सुनो, तुम लड़कों को जरा डांट कर कह देना कि कमरे से बाहर जाकर बाजार न लगाएं, कहीं मार पड़ी जाएगी, पढ़ने में बाधा पहुँचती है। सकलदीप बाबू सवेरे 1-1.5 घंटे बाहर के कमरे में बैठते थे। वहाँ मुवक्किलों के आने की प्रतीक्षा करते और उन्हें समझाते बुझाते। और वह उस दिन सचमुच मकान के बाहर के पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर्याप्त छाया रहती थी, एक मेज और कुर्सियाँ लगाकर बैठ गए। जान पहचान के लोग वहाँ से गुजरे तो आश्चर्य से देखा। जब सड़क से गुजरते हुए बब्बन लाल पेशकार ने उनसे पूछा, अरे भाई साहब, आज क्या बात है? तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, भीतर बड़ी गर्मी है, और जोकर की तरह मुँह बना दिया। अंत में ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक कर दिया। शाम को जहाँ रोज वह पहले कचहरी से आ जाते थे, उस दिन देर से लौटे। उनकी पत्नी के हाथ में उन्होंने 4 रुपए दिए, साथ ही 2 सेब तथा कैंची सिगरेट के 5 पैकेट भी बढ़ा दिए। सिगरेट क्या होगी? यमुना ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे लिए है, सकलदीप बाबू ने धीरे से कहा, और दूसरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उनका चेहरा शर्म से तमतमा गया। जमुना के माथे पर पड़ी साड़ी को नीचे खींचते हुए उसने कहा, कभी सिगरेट पी भी है जो आज पीऊंगी? इस उम्र में मजाक करते शर्म नहीं आती? सकलदीप बाबू कुछ नहीं बोले और थोड़ा मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगे। फिर गंभीर होकर उन्होंने दूसरी ओर देखते हुए कहा, बबुआ को दे देना। और वह तुरंत वहाँ से चलते बनी। जमुना भौचक होकर कुछ देर उनको देखती रही, क्योंकि आज के पूर्व तो वह यही देखती रही कि नारायण के धूम्रपान के वह सख्त खिलाफ है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह यह कहकर मुस्कुरा पड़ी कि बुद्धि सठिया गई है। नारायण दिन भर के पढ़ने के बाद टहलने गया हुआ था। सकलदीप बाबू ने जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू ली और कमरे में पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह बुहारा। इसके बाद नारायण की मेज को साफ किया। अंत में नारायण की चारपाई बिछाने के लिए बिस्तर को खोलकर उसमें एक एक चीज झाड़ फटकार कर यत्नपूर्वक बिछाने लगे। इतने में यमुना ने आकर देखा तो मृदु स्वर में कहा, कचहरी से आने के बाद यही काम तो रह गया है? बिछौना रोज ही बिछ जाता है और कमरे की माहिरिन सफाई कर देती है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तबीयत से कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। सकलदीप बाबू के मुख पर हल्की से झेप के भाव अंकित हो गए। वह ऐसी आवाज़ में बोले जैसे उन्होंने अचानक यह कार्य आरंभ कर दिया, और जब इतना कर ही लिया है तो बीच में छोड़ने का क्या लाभ, पूरा ही कर लेते हैं। उनको अक्सर नींद आ जाती थी कचहरी से आने के बाद, और लगभग 8 बजे तक सोते रहते थे। यदि नींद ना आए तो भी वह इस तरह चुपचाप पड़े रहते थे। नाश्ता तैयार है, यह कहकर जमुना वहाँ से चली गई। सकलदीप बाबू कमरे को चमाचम करने, बिछाने तथा कुर्सियों को तरतीब से सजाने के पश्चात आंगन में आकर खड़े हो गए और बेमतलब ठनक कर हंसने लगे। अपना काम सदा अपने हाथ से करना चाहिए, नौकरों का क्या ठिकाना। लेकिन उनकी बात पर संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और नारायण कठिन परिश्रम करता। कुछ दिनों से सकलदीप बाबू सायंकाल घर देर से लगभग 1 मील दूर शिव जी के मंदिर में जाने लगे। वह बहुत चलता मंदिर था, उसमें भक्तजनों की भीड़ बहुत होती थी। कचहरी से आने के बाद वह नारायण के कमरे को झाड़ते बुहारते, उसका बिछौना लगाते, मेज कुर्सियाँ सजाते और अंत में नाश्ता करके मंदिर के लिए रवाना हो जाते। 1-1.5 घंटे तक मंदिर में रहते और 10 बजे के लगभग घर आ जाते। एक दिन जब वह मंदिर से लौटे तो 10:30 बज गए। उन्होंने दबे पांव सारे में पांव रखा। अपनी आदत के अनुसार कुछ देर तक मुस्कुराते हुए झांक झांक कर कोठरी में नारायण को पढ़ते हुए देख रहे थे। फिर हाथ मुंह धोकर भोजन के लिए चौके में जा बैठे। पत्नी ने खाना परोस दिया। सकलदीप बाबू ने मुंह को और चुभलाते हुए पूछा, बबुआ को मेवे दे दिए? वह आज सायंकाल जब कचहरी से लौटे थे तो मेवे लेते आए थे। उन्होंने मेवे पत्नी को देते हुए कहा था, इसे सिर्फ नारायण को ही देना और किसी को नहीं। जमुना को झपकी आ रही थी, लेकिन उसने पति की बात सुन ली और चौंक कर बोली, कहाँ? मेवा कहाँ? ट्रंक में रख गया था, सोचा था बबुआ घूम कर आएंगे तो दे देंगे, पर लड़कों को तो दानव स्वभाव है, कोना कोना अंतरा अंतरा सभी जगह पहुंच जाते हैं। टुनटुन ने कहीं से देख लिया और उसने सारा का सारा खा डाला। टुनटुन सकलदीप का सबसे छोटा 12 वर्ष का अत्यंत ही नटखट लड़का था। क्यों? सकलदीप चिल्ला पड़े। उनका मुंह खुल गया। उनकी जीभ पर रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा दृष्टिगोचर हो रहा था। जमुना कुछ न बोली। अब सकलदीप बाबू ने गुस्से में पत्नी को मुंह चिढ़ाते हुए कहा, खा गया, खा गया। तुम क्यों ना खा गए? तुम लोगों को खाने के लिए तो लाता हूँ ना। खा गया। जमुना भी तिनक उठी। तो क्या हो गया?
कभी मेवा मिश्री फल फूल तो उनको मिलता नहीं। बेचारे खुद्दी चुन्नी जो भी मिलता है उसी में सब्र करते रहते हैं। अपने हाथ से खरीद कर तो कुछ दिया भी नहीं। लड़का ही है, मन चल गया तो खा लिया, फिर मैंने उसको मारा भी तो, अब क्या उसकी जान ले लूँ? अच्छा तो खाओ, तुम और तुम्हारे लड़के खूब मज़े में खाओ, ऐसे खाने पर लानत है। वह गुस्से से थर-थर काँपते हुए चिल्ला पड़े और चौके से उठकर चले गए। जमुना भय, अपमान और गुस्से से रोने लगी। उसने भी भोजन नहीं किया, वहाँ से उठकर चारपाई पर मुँह ढककर रो पड़ी। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल भी शकलदीप बाबू का गुस्सा ठंडा न हुआ। उन्होंने नहाने धोने तथा पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि जब टुनटुन जागा तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि उसने मेवा क्यों खाए। जब उसको कोई उत्तर न सूझा और भक्कू बनकर अपने पिता की ओर देखने लगा तो शकलदीप बाबू ने उसे कई तमाचे जड़ दिए। डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहाँ रवाना होने के दिन आ गए। इसी बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सब आश्चर्यचकित थी। वह 18-19 घंटे पढ़ता, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होती, बस उसे पढ़ना ही पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसको बिछौना बिछा मिलता, 2 जून गांव के शुद्ध घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी मिलती। शरीर की शक्ति तथा दिमाग को ताजगी बनाए रखने के लिए नाश्ते में हलवा दूध तथा मेवा मिलता। तबीयत लड़के की उचटे ना, इसीलिए उसको सिगरेट की भी उचित व्यवस्था कर दी जाती। जिस दिन नारायण बाबू को इलाहाबाद जाना था, शकलदीप बाबू की छुट्टी थी। वे सवेरे ही घूमने निकल गए। वह कुछ देर कंपनी गार्डन में घूमते रहे, फिर वहाँ तबीयत नहीं लगी तो नदी के किनारे पहुँच गए और वहाँ भी मन न लगा तो अपने परम मित्र कैलाश बिहारी मुख्तार के यहाँ चले गए। बहुत देर तक गप सड़ाका करते रहे और जब गाड़ी का टाइम आया तो जल्दी जल्दी घर आए। गाड़ी 9 बजे खुलती थी। जमुना तथा नारायण की पत्नी निर्मला ने सवेरे ही उठकर जल्दी जल्दी खाना बना लिया। नारायण ने खाना खाया और सबको प्रणाम कर स्टेशन चल पड़ा। शकलदीप बाबू भी स्टेशन गए। नारायण को विदा करने के लिए उसके 4-5 मित्र भी स्टेशन पहुँचे। जब तक गाड़ी नहीं आई, नारायण प्लेटफार्म पर उन मित्रों से बातें करता रहा। शकलदीप बाबू अलग खड़े इधर उधर देखते रहे, जैसे नारायण से उनका कोई परिचय न हो। और जब गाड़ी आई, नारायण अपने पिता तथा मित्रों के सहयोग से गाड़ी में पूरे सामान के साथ चढ़ गया तो शकलदीप बाबू वहाँ से धीरे से खिसक गए और व्हीलर के बुक स्टॉल पर जाकर खड़े हो गए। बुक स्टॉल का आदमी जान पहचान का था। उसने नमस्कार करके पूछा, कहिए मुख्तार साहब, आज कैसे आना हुआ? शकलदीप बाबू ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लड़का इलाहाबाद जा रहा है डिप्टी कलेक्टर का इम्तहान देने, शाम तक पहुँच जाएगा। 1.5 दर्जे के पास जो डिब्बा है ना, उसी में है। नीचे जो 4-5 लड़के खड़े हैं वे उसके मित्र हैं। सोचा भाई हम लोग बूढ़े ठहरे, लड़के इम्तहान की बात कर रहे होंगे, क्या समझेंगे, इसलिए इधर चलाया। उनकी आंखें हाथ से संकुचित हो गई। वहाँ वह थोड़ी देर रुके, इसके बाद जाकर घड़ी में समय देखा। कुछ देर तक तार घर के बाहर बाबू को खटर पटर करते हुए निहारा, फिर वहाँ से हटकर रेलगाड़ियों की आने जाने का टाइम टेबल पढ़ने लगी। लेकिन उनका ध्यान संभवतः गाड़ी की ही ओर था, क्योंकि जब ट्रेन खुलने की घंटी बजी तो वहाँ से भागकर नारायण के मित्रों के पीछे आ खड़े हुए। नारायण ने जब उनको देखा तो उसने झटपट नीचे उतरकर पैर छुए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, उन्होंने लड़कों से बुदबुदा कर कहा और दूसरी ओर देखने लगे। नारायण बैठ गया। अब गाड़ी खुलने ही वाली थी। अचानक शकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपने कोट की जेब में गया। उन्होंने जेब से लगभग बाहर कोई चीज़ निकाली और आगे बढ़े, लेकिन फिर भी ना मालूम क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा तमतमा सा गया। जल्दी में इधर उधर देखने लगे। गाड़ी सीटी देकर खुल गई तो शकलदीप बाबू चौंक उठे। उन्होंने जेब से वह चीज़ निकालकर मुट्ठी में बांध ली, उसे नारायण को देने के लिए दौड़े। वह दुर्बल बूढ़े आदमी थे, इसीलिए उनसे तेज क्या दौड़ा जाता, पर वह पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों से इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरिया लड़का अपने साथियों के बीच खेल कूद के दौरान कोई हल्की फुल्की शरारत करने के बाद तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की बात घुमाता। उनके पैरों की थप थप की आवाज़ के साथ प्लेटफार्म पर सभी गिर रहे थे। उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। प्लेटफार्म पर एकत्रित लोगों ने उनकी ओर आकर्षित होकर देखा। कुछ लोगों ने मौज में आकर जोर से ललकारा, कुछ ने किलकारियां मारी, कुछ लोगों ने दौड़ के प्रति उनकी तटस्थ मुद्रा देख बेतहासा हंसना आरंभ किया। लेकिन यह उनका सौभाग्य था कि गाड़ी अभी खुली नहीं और स्पीड में नहीं आई। परिणाम से उनका हास्यजनक प्रयास सफल हुआ। उन्होंने डिब्बे के सामने पहुंचकर उत्सुक तथा चिंतित मुद्रा में डिब्बे से सिर निकालकर झांकते हुए नारायण के हाथ में पुड़िया देते हुए कहा, बेटा इसे श्रद्धा से खा लेना, भगवान शंकर का प्रसाद है।
लोगों ने पूछा क्या देने के लिए दौड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसे थे, मैंने सोचा खुद ही दे दूं जाके। परीक्षा समाप्त होने के बाद नारायण घर वापस आ गया। उसने सचमुच पर्चे बहुत अच्छे किए थे। उसने घर वालों से साफ साफ कह दिया, यदि कोई बेईमानी नहीं हुई तो इंटरव्यू में अवश्य बुलाया जाएगा। लेकिन बात नारायण ने झूठी नहीं कही थी, क्योंकि एक दिन उसके पास सूचना आ गई कि उसको इलाहाबाद में प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। यह समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। बहुत साल बाद इस शहर से कोई लड़का डिप्टी कलेक्टर के इंटरव्यू में बुलाया गया है। लोगों में आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सायंकाल कचहरी से आने पर शकलदीप बाबू सीधे आंगन में जा खड़े हुए और जोर जोर से ठठाकर हंस पड़े। फिर कमरे में जाकर कपड़े उतारने लगे। शकलदीप बाबू ने कोट को खूंटी पर टांगते हुए लपक कर आती जमुना से कहा, अब करो ना राज, हमेशा शोर मचाए रहती थी ना कि यह नहीं है वह नहीं है, मामूली बात नहीं है, बबुआ इंटरव्यू में बुलाए गए हैं, आया है समझ में, अब आ जाए ना तभी ना। जमुना ने कंजूसी मुस्कुराते हुए कहा। शकलदीप बाबू थोड़ा हंसते बोले, तुमको अब भी संदेह है? मैं कहता हूँ बबुआ जरूर आएंगे, मैं अपनी मूंछ मुड़वा दूंगा अगर वो नहीं आए तो। अरे मैं क्या, सारा शहर जानता है। अंबिका बाबू वकील मुझे बधाई देते हुए बोले, इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब भी यही है कि आ जाएंगे। मेरे तो नाक में दम था बधाई सुनते सुनते। मोहल्ले के लड़के भी आकर मुझे बधाई दे गए हैं। जानकी, कमल और गौरी तो अभी आए हुए हैं। जमुना ने प्रफुल्लित आंखों से पति की ओर देखकर सूचना दी। तो तुम्हारी कोई मामूली हस्ती है? अरे डिप्टी कलेक्टर की माँ हो। इतना कह शकलदीप बाबू ठहाका मारकर हंस पड़े। जमुना ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वह मुस्कुराकर साड़ी का पल्ला सिर के आगे सरकाकर और खींचकर मुंह टेढ़ा कर लेती है। एक कोने में पड़े रहकर हम तो राम नाम जप करेंगे, लेकिन मैंने तो अभी यही नहीं सोचा है। मैं तो कुछ साल तक और मुख्तार करूँगा, शकलदीप बाबू ने कहा। जमुना ने इसका प्रतिवाद किया। लड़का मानेगा थोड़ी, खींच ले जाएगा हमको भी। हमेशा यह देख उसकी छाती फटती रहती है कि बाबूजी इतनी मेहनत करते हैं। कुछ कह रहा था क्या? शकलदीप बाबू ने धीरे से पत्नी की ओर न देख दरवाजे की ओर देख कर पूछा। जमुना ने आश्वासन दिया, मैं नहीं जानती क्या, उसका चेहरा बताता है। बाप को इतना काम करते देख उसको अच्छा थोड़ी लगता है। नारायण 15 दिन बाद इंटरव्यू देने गया और उसने इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा किया। वह वापस आया तो उसके हृदय में अत्यधिक उत्साह था। और जब उसने ये बताया कि जहां और लड़कों से 15-20 मिनट तक ही इंटरव्यू हुआ, उससे पूरे 50 मिनट तक इंटरव्यू होता रहा और उसने सभी प्रश्न संतोषजनक किए हैं, तो सभी ने मान लिया कि नारायण का लिया जाना निश्चित हो गया है। दूसरे दिन कचहरी में फिर वकीलों और मुख्तारों ने शकलदीप बाबू को बधाइयाँ दी और विश्वास प्रकट किया। वह लोग बहुत खुश थे। जब नारायण लौटे तो नारायण, गौरी और कमल दरवाजे पर खड़े मिले। नारायण इंटरव्यू के संबंध में ही बातें बता रहा था। अपने पिता को आते देख धीरे धीरे बोलने लगा। शकलदीप बाबू चुपचाप वहाँ से गुजर गए, लेकिन 2-3 गज पर ही रुक गए। गौरी की आवाज़ उनको सुनाई पड़ी, अरे तुम्हारा हो गया क्या? अब तुम मौज करो। इतना सुनते ही शकलदीप बाबू घूम पड़े और लड़कियों के पास आकर उन्होंने पूछ लिया, क्या? उनकी आंखें संकुचित हो गई थी। उनकी ऐसी मुद्रा हो गई थी जैसे किसी महफिल में जबरदस्ती घुसाए हों। लड़के एक दूसरे को देखकर शिष्टतापूर्वक होठों में मुस्कुराए। गौरी ने अपने कथन को स्पष्ट किया, मैं कह रहा था नारायण से बाबूजी, उनका चुना जाना निश्चित है। शकलदीप बाबू ने सड़क से गुजरती हुई एक मोटर को गौर से देखकर धीरे से कहा, देखिए न, जहाँ एक से एक धुरंधर लड़के पहुँचते हैं तो 20-30 मिनट का इंटरव्यू होता है। अरे इनका पूरे 50 मिनट का हुआ है। अगर ना लेना होता तो इतनी देर का इंटरव्यू क्यों लेते? गौरी ने सिर हिलाकर उनका समर्थन किया। कमल ने कहा, पहले का ज़माना होता तो कहा भी जा सकता था, लेकिन अब तो बेईमानी नहीं होती उतनी। शकलदीप बाबू आंखों को संकुचित करके हल्की हल्की आवाज़ में पूछते हैं, बेईमानी नहीं होती ना? हाँ, अब उतनी नहीं होती। शकलदीप बाबू अचानक अपनी आवाज़ पर जोर देते हुए बोले, अरे अब कैसी बेईमानी साहब, गोली मारिए। अगर बेईमानी ही करनी होती तो इतनी देर का इंटरव्यू थोड़ी ना लेते। इसका किसी ने उत्तर नहीं दिया। वह मुस्कुराए और घूमकर चले गए। अब जब नारायण को बाबू बोलते हैं तो उनके बोलने और हाथ हिलाने में एक अजीब सी शान टपकती है, ऐसा उनको महसूस होता है। आज दोपहर वे मुझसे कह रहे थे, तुझे तो मैं मोटर में घुमाऊंगा। जमुना ने खुशखबरी सुनाई। शकलदीप बाबू खुश होकर नाक सुगड़कने लगे और बोले, अरे उसको क्या मोटरों की कमी होगी, घूमना ना जितना चाहना। सहसा वो चुप हो गए और खोए खोए हुए मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने पत्नी से प्रश्न किया, क्या कह रहा था, मोटर में घुमाऊंगा?
जमुना ने फिर वही बात दोहरा दी। शकलदीप बाबू ने धीरे से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मुस्कुरा कर कहा, चलो अच्छा है। 7-8 दिनों में नतीजा निकलने का अनुमान था। सभी को विश्वास हो गया कि नारायण को ले लिया जाएगा। जब शकलदीप बाबू और भी व्यस्त रहने लगे तो पूजा पाठ में उनका मन लगने लगा। लोगों से बातचीत करने में उनको काफ़ी मज़ा आता और बातचीत के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते कि लोगों को कहना पड़ता, नारायण अवश्य ही ले लिया जाएगा। वह अपने घर में एकत्रित नारायण तथा उसके मित्रों की बातें छिप कर सुनते। कभी कभी अचानक उनके दल में घुस जाते तथा ज़बरदस्ती बात करने लगती। कभी कभी नारायण को अपने पिता की हरकत बहुत बुरी लगती। रात में शकलदीप बाबू चौंक कर उठ बैठते और बाहर आकर कमरे में लड़के को सोते देखकर यूँ लगता कि आंगन में खड़े हो वह आकाश को देख रहे हैं। एक दिन उन्होंने सवेरे ही सबको सुनाकर जोर से कहा, नारायण की अम्मा, आज मैंने सपना देखा है। नारायण बाबू डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। जमुना रसोई के बरामदे में बैठी चावल फटक रही थी और उसी के पास नारायण की पत्नी निर्मला घूंघट काढ़े दाल बन रही थी। जमुना ने सिर उठाकर अपने पति की ओर देखते हुए प्रश्न किया, सपना सवेरे दिखाई पड़ा था क्या? सवेरे नहीं तो कहा शाम को? अरे एकदम ब्रह्म मुहूर्त में देखा है। देखता हूँ कि अखबार में नतीजा निकल आया है और उसमें नारायण बाबू का नाम भी है। अब याद नहीं कि कौन सा नंबर था, पर इतना कह सकता हूँ कि नाम काफ़ी ऊपर था। अम्मा जी, सवेरे का सपना एकदम सच्ची होता है ना? निर्मला ने धीरे से जमुना से कहा। मालूम पड़ता है। निर्मला की आवाज़ शकलदीप ने सुन ली। उन्होंने हंसकर कहा, अरे कौन बोल रहा है? डिप्टी आइन बोल रही का? अंत में ठहाका मारकर हंस पड़ी। हाँ, कह रही हैं कि सवेरे का सपना सच होता है, जमुना ने मुस्कुराकर कहा। निर्मला शर्म से संकुचित हो गई। उसने अपने बदन को सिकोड़ पीठ को झुका लिया और अपने मुंह को घुटनों के बीच छिपा लिया। अगले दिन सवेरे शकलदीप बाबू ने घर वालों को सूचना दी कि आज भी उन्होंने वैसा ही हूबहू सपना देखा है। जमुना ने अपनी नाक की ओर देखते हुए कहा, सवेरे का सपना हमेशा सच होता है। शकलदीप बाबू ने जोश में आकर कहा, और मान लो कि झूठ है तो सपना एक दिन दिखाई पड़ता, दूसरे दिन भी हूबहू वही सपना क्यों दिखाई पड़ता है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में? बहू ने भी आज ऐसा ही सपना देखा है। अरे कहा, कलेक्टर आइन ने भी? शकलदीप बाबू ने मुस्की काटते हुए कहा, हाँ, डिप्टी आइन ने। सवेरे सवेरे उन्होंने देखा कि एक बंगले में हम लोग रह रहे हैं और हमारे दरवाजे में मोटर खड़ी है। शकलदीप बाबू खोए खोए मुस्कुरा रहे थे और बोले, अच्छी बात है। एक दिन रात को लगभग 1 बजे शकलदीप बाबू ने उठकर पत्नी को जगाया। उसको अलग ले जाते हुए बेशर्म महाब्राह्मण की बात हंसते हुए प्रश्न किया, कहो भाई, कुछ खाने को होगा? बहुत देर से नींद नहीं लगी है, पेट कुछ मांग रहा है। पहले मैंने सोचा जाने दो, पर यह कोई खाने का समय नहीं था, पर इससे बात न बनते देखा तो तुमको जगाया। शाम को जो खाया था सब पच गया। जमुना ने अचंभे के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पति को देखा। इतने लंबे दीर्घकाल के दाम्पत्य जीवन में कभी भी शकलदीप बाबू ने रात में उसको जगाकर कुछ खाने की मांग नहीं की। वह झुलझुला पड़ी और उसने असंतोष व्यक्त किया, ऐसा पेट तो कभी नहीं मालूम हुआ था। और देखते हैं इस समय तो रसोई घर में कुछ होगा भी नहीं। शकलदीप बाबू झेप मारकर मुस्कुराने लगे। 1-2 क्षण जमुना ने आंखें मलकर पूछा, बबुआ के मेवे में से थोड़ा दे दूं क्या? अरे नहीं, शकलदीप बाबू झट से बोले, मेवा तुम ही खाओ, जानती हो मुझे मेवा बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने तो मजाक किया था, मुझे भूख नहीं है। यह कहकर वह धीरे से अपने कमरे में चले गए। लेकिन वह लेटे ही थे कि जमुना ने कमरे में एक छिपले में रोटी और गुड़ दिया। शकलदीप बाबू हंसते हुए उठ बैठे। शकलदीप बाबू पूजा पाठ करते, कचहरी जाते, दुनिया भर के लोगों से दुनिया भर की बातचीत करते, मटर गश्ती करते और खाली रहते तो कुछ ना कुछ खाने की मांग कर बैठते। वह चटोर हो गए, उनको भूख ज़्यादा लगने लगी। इसी तरह वह कभी कभी गुड़ रोटी खा लेते, कभी आलू भुनवा कर चख लेते, कभी कभी हाथ चीनी पर फाँक लेते। भोजन में भी वह परिवर्तन चाहने लगे। कभी खिचड़ी की फरमाइश करते तो कभी सत्तू प्याज की, कभी सिर्फ दाल रोटी की, कभी मकुनी की और सिर्फ दाल भात की। उसका समय कटता ही न था और वह समय काटना चाहते थे। इस बद परहेजी तथा मानसिक तनाव का नतीजा यह हुआ कि वह बीमार पड़ गए। उनको बुखार तथा दस्त आने लगे। उनकी बीमारी से घर के लोगों को बड़ी चिंता हुई। जमुना ने रुआसी आवाज़ में कहा, बार बार कहती थी ना, इतनी मेहनत मत कीजिए, पर सुनता कौन है, अब भोगना पड़ा। शकलदीप बाबू पर इसका कोई असर न हुआ। उन्होंने बात उड़ा दी, अरे मैं तो कचहरी जाने वाला था, पर यह सोचकर रुक गया कि मुख्तारी तो छोड़नी ही है, थोड़ा आराम कर लें। मुख्तारी जब छोड़नी होगी तब छोड़नी होगी, इस समय तो 2 जून की रोटी दाल का इंतजाम करना है।
जमुना ने चिंता प्रकट की। अरे तुम कैसी बात करती हो, बीमारी हैरानी तो सबको होती है, मैं मिट्टी का ढेला थोड़ी हूँ जो गल जाऊँगा, बस एक आध दिन की तो बात है, और देखो मैं किस तरह टनक टनक कर बोलता हूँ। फिर भी वह दिन भर बेचैन रहते, कभी लेटते, कभी उठ बैठते, कभी बाहर निकल कर टहलने लगते, लेकिन इतने दुबले हो गए थे कि 4-5 कदम चलते तो थक जाते, फिर आकर लेट जाते। करते करते शाम हो गई। शकलदीप बाबू ने बताया कि कैलाश बिहारी मुख्तार उनका समाचार लेने आए हैं। तो वह उठ बैठे, झटपट चादर ओढ़, हाथ में छड़ी ले पत्नी के लाख मना करने पर बाहर निकल गए। दस्त तो बंद थे पर बुखार अभी भी था। कैलाश बिहारी ने उनको देखते हुए चिंतातुर स्वर में कहा, अरे तुम कहाँ बाहर आ गए, मुझे ही बुला लेते। शकलदीप बाबू चारपाई पर बैठ गए और छीण हंसी हंसते हुए बोले, अरे मुझे कहाँ कुछ हुआ है, आराम करने की आदत डाल लूँ। यह कह वह अर्थपूर्ण दृष्टि से अपने मित्र को देख मुस्कुराने लगे। सब हालचाल पूछने के बाद कैलाश बिहारी ने प्रश्न किया, नारायण बाबू कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं? शकलदीप बाबू ने बनावटी उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, हाँ गए होंगे कहीं, लड़के उनको छोड़ते ही नहीं है। कैलाश बिहारी ने सराहना की, खूब हुआ साहब, मैं भी जब इस लड़के को देखता था तो सोचता था कि आगे चलकर कुछ करेगा जरूर, बड़ा भाग्यशाली है। शकलदीप बाबू इधर उधर देखने के बाद सिर को आगे बढ़ाकर सलाह मशुरे की आवाज़ में बोले, अरे भाई साहब कहाँ तक बताऊँ, अपने मुँह क्या कहना, ऐसा सीधा साधा लड़का, क्या बताऊँ, कोई चीज़ नहीं मांगता। नारायण तो उस जमाने का कोई ऋषि मुनि मालूम पड़ता है। शकलदीप बाबू ने गंभीरता से कहा, बस उसकी एक ही आदत है, मैं उसकी माँ को मेवा देता हूँ और नारायण रात में अपनी माँ को जगा कर खाता है, भली बुरी उसकी बस यही एक आदत है। अरे भैया तुमसे बताता हूँ, लड़कपन में हमने इसका नाम पन्ना लाल रखा था, पर एक दिन महात्मा घूमते हुए आए, उन्होंने हाथ देखा और बोले, इसका नाम पन्ना सन्ना लाल रखने की ज़रूरत नहीं है, आज से नारायण कहा करो, इसके कर्म में राजा होना है। पहले ज़माने की बात दूसरी थी, लेकिन आजकल राजा का अर्थ तो डिप्टी कलेक्टर ही होता है। अंत में आंखें मटकाकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और हाँफने लगे। मित्रों में बड़ी देर तक बातचीत होती रही और अधिकांश समय वे अपने लड़कों का गुणगान ही करते रहे। घर के लोगों को शकलदीप बाबू की बीमारी की चिंता थी, बुखार के साथ दस्त भी था, इसीलिए कमज़ोर हो गए थे, लेकिन बात को वह यूँ उड़ाकर कह देते कि कुछ ही नहीं, एक आध दिन में अच्छा हो जाऊँगा। और एक वैद्य की कोई मामूली सी सस्ती सी दवा खाकर वे अच्छे भी हो गए और दुर्बल कमज़ोर वह पहले की तरह रहे। जिस दिन डिप्टी कलेक्टर का नतीजा निकला, रविवार का दिन था। रविवार को डिप्टी कलेक्टर का जब नतीजा निकला तो शकलदीप बाबू सवेरे सवेरे रामायण का पाठ तथा नाश्ता करने के बाद मंदिर चले गए। छुट्टी के दिनों में मंदिर पहले की तरह जाते थे और वहाँ 2-3 घंटे और कभी कभी 4 घंटे रह जाते। वह 8 बजे मंदिर पहुँचे। जिस गाड़ी से नतीजा आने वाला था वह 10 बजे आती थी। शकलदीप बाबू पहले तो बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठे सुस्ताते रहे। वहाँ से उठकर ऊपर गए तो नंदलाल पांडे, जो चंदन रगड़ रहे थे, नारायण के परीक्षा फल के बारे में पूछते हैं। शकलदीप वहाँ खड़े होकर असाधारण विस्तार से कुछ बताने लगते हैं। वहाँ से जब उनको छुट्टी मिली तो धूप काफ़ी चढ़ गई थी। उन्होंने भीतर जाकर भगवान शिव के पिंड के समक्ष अपना माथा टेक दिया। काफ़ी देर उसी तरह पड़े रहे। फिर उठकर उन्होंने चारों ओर घूमकर मंदिर के घंटे बजाकर मंत्रोच्चार किए और गाल बजाए। अंत में भगवान के समक्ष पुनः दंडवत कर बाहर निकले थे कि जंग बहादुर सिंह मास्टर ने शिव दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने शकलदीप बाबू को देख आश्चर्य प्रकट किया। अरे मुख्तार साहब घर नहीं गए? डिप्टी कलेक्टर का नतीजा तो निकल आया है। शकल बाबू का हृदय धक्क से हो गया, उनके होठ कांपने लगे। उन्होंने कठिनता से मुस्कुराने के बाद पूछा, अच्छा कब आया? जंग बहादुर सिंह ने बताया, अरे 10 बजे की गाड़ी से आया। नारायण बाबू का नाम तो अवश्य है, लेकिन वह कुछ आगे बोल न सके। शकलदीप बाबू का हृदय जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने सूखे होठों को जीभ से तर किया और अत्यंत धीमी आवाज़ में पूछा, क्यों, कोई खास बात है? कोई खास बात नहीं। अरे उनका नाम तो है ही, यह है कि ज़रा नीचे है। 10 लड़के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका नाम 16वां 17वां पड़ेगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, कुछ लड़के तो कलेक्टरी में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में आते ही नहीं, और इस तरह पूरी उम्मीद है कि नारायण बाबू ही ले लिए जाएंगे। शकलदीप बाबू का चेहरा फक पड़ गया। उनके पैरों में जोर नहीं था और मालूम था कि वह गिर जाएंगे। जंग बहादुर सिंह तो मंदिर चले गए, लेकिन वह कुछ देर तक सिर झुकाए इस तरह खड़े रहे जैसे कोई भूली बात याद कर रहे हों। फिर वह चौंक पड़े। अचानक उन्होंने तेज़ी से चलना शुरू किया। उनके मुंह से धीमे स्वर में
तेजी से शिव 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 निकल रहा था। 8-10 गज आगे बढ़ने पर उन्होंने चाल और तेज कर दी, पर शीघ्रता के कारण बेहद थक गए और एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हाँफने लगे। 4-5 मिनट सुस्ताने के बाद फिर से चलना शुरू किया। वहीं छड़ी को उठाते गिराते, सिर गाड़े शिव शिव का जाप करते हुए हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे टेढ़े तिरछे उड़ने वाले सूखे पत्ते की भांति डगमग डगमग चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने नमस्ते किया तो उन्होंने देखा नहीं, और कुछ लोगों ने उनको देखकर मुस्कुराकर आपस में आलोचना प्रत्यालोचना शुरू कर दी। वह सब भी उन्होंने नहीं देखा। सहानुभूति से तथा अफसोस से उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बस उनको एक धुन थी कि किसी तरह घर पहुँचे। घर पहुंचकर अपने कमरे में चारपाई पर धम्म से बैठ गए। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, नारायण की अम्मा। सारे घर में मुर्दनी छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते तथा गंदे कागज पड़े थे और नापदान से दुर्गंध आ रही थी। उस आरे में पड़ी पुरानी बस्कट पर बहुत से गंदे कपड़े पड़े थे और रसोई से उस वक्त भी धुआं उठ उठकर सारे घर की सांस घोट रहा था। कहीं कोई खटर पटर नहीं हो रही थी और मालूम होता था कि घर में कोई है ही नहीं। शीघ्र ही जमुना ना मालूम किधर से कमरे में आई और पति को देखते हुए उसने घबराकर पूछा, तबीयत तो ठीक है? सकलदीप बाबू ने झुलझुलाकर उत्तर दिया, अरे मुझे क्या हुआ है, पहले यह बताओ नारायण कहाँ है? जमुना ने बाहर के कमरे की ओर संकेत करते हुए बताया, उसी में पड़े हैं, न कुछ बोलते हैं न कुछ सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने, मैं तो डर गई। सकलदीप बाबू ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, अरे कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले यह तो बताओ, बबुआ को तुमने यह तो नहीं बताया था कि उनकी फीस तथा खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये का कर्ज लिया? मैंने तुमको मना किया था ना, ऐसा किसी भी सूरत में ना करना। जमुना ने कहा, मैं ऐसी बेवकूफ़ थोड़े हूँ ना, लड़के के 1-2 बार खोदने पर भी कितने रुपए कहाँ से आते हैं। एक बार तो उसने यहाँ तक कहा कि फल मेवा और दूध बंद कर दो, बाबूजी बेकार में इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। मैंने कह दिया, तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना चिंता के मेहनत करो, बाबूजी बहुत मुकदमे कर रहे हैं इस समय। सकलदीप बाबू बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। बबुआ कमरे में ही है ना? जमुना ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। सकलदीप बाबू मुस्कुराते हुए उठे। उनका चेहरा पतला पड़ गया, आंखें धंस गईं और मूछें झाड़ू की भांति फड़क रही थी। वह जमुना से यह कहकर कि तुम अपना काम देखो, मैं अभी आया, कदम दबाते हुए बाहर कमरे की ओर चले गए। उनके पैर कांप रहे थे और सारा शरीर कांप रहा था। उनकी सांस गले में अटकी हुई थी। उन्होंने पहले उसारे में ही सिर बढ़ाकर कमरे में झांका। बाहर का दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थी। परिणामतः कमरे में अंधेरा था। पहले तो कुछ न दिखाई पड़ा। उनका हृदय धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर गौर से देखा तो चारपाई पर कोई व्यक्ति छाती पर दोनों हाथ बांधे चित्त पड़ा था। वह नारायण ही था। वह धीरे धीरे चोर की भांति पैरों को दबाकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक विश्वास की मुस्कुराहट थिरक रही थी। वह मेज के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधेरे में ही किताब उलटने पलटने लगे। लगभग 1.5-2 मिनट तक उसी तरह खड़े रहने पर वह सराहनीय फुर्ती से घूमकर नीचे बैठ गए और खिसक कर चारपाई के पास चले गए। चारपाई के नीचे झांक झांक कर देखने लगे, जैसे कोई चीज़ खोज रहे हों। तत्पश्चात पास में रखी नारायण की चप्पल को उठा लिया और 1-2 क्षण उलटने पलटने के पश्चात उसको वहीं रख दिया। अंत में सांस रोककर धीरे से इस तरह उठने लगे जैसे कोई चीज़ खोजने आए थे, लेकिन उसमें सफल होकर चुपचाप वापस लौट रहे हों। खड़े होते समय अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए। उन्होंने नारायण को आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थी। वह चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आहट, किसी प्रकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। सकलदीप बाबू एकदम डर गए और उन्होंने कांपते हृदय से अपना बायां कान नारायण के मुख के बिल्कुल नज़दीक कर दिया। और उस समय उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने लड़के की सांसों को नियमित रूप से चलते हुए पाया। वह चुपचाप जिस तरह आए थे उसी तरह निकल गए। पता नहीं चला कब से जमुना दरवाजे पर खड़ी चिंता के साथ भीतर झांक रही थी। उसने पति का मुंह देखा और घबरा कर पूछा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे बड़ा डर लग रहा है। सकलदीप बाबू ने इशारे से उसको बोलने से मना किया और फिर उनको संकेत से बुलाते हुए अपने कमरे में चले गए। जमुना ने कमरे में पहुंचकर पति को किंचित चिंतित और उत्सुक दृष्टि से देखा। सकलदीप बाबू ने गदगद स्वर में कहा, बबुआ सो रहे हैं। वह आगे कुछ न बोल सके। उनकी आंखें भर आई। वह दूसरी ओर देखने लगे। तो इस तरह आपने सुना अमरकांत जी की लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं चर्चित कहानी
डिप्टी कलेक्टरी। आशा है यह कहानी आपको पसंद आएगी। तो आप इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप कहानियों का आनंद ले सकें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ, चाहे वह नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम से संबंधित हो, सभी का वाचन किया गया है। एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह के अंतर्गत लगी हुई समस्त कहानियों का भी वाचन किया गया है। तो आप उन्हें भी सुनें, अपने मित्रों को बताएं और हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए तथ्य के साथ। जय हिंद, जय हिंद।